हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स। ये है हमारा चैनल डिस्कवर इन कोलाब्रेशन विद YCL। टू गेट मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अपडेटेड रहें। हिट द बेल आइकन टू गेट notifications of new videos. Thank you. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक रहेगा अपना ग्रेविटेशन फॉर 11th क्लास प्लस जेई प्लस नीट। ठीक है, तो टॉपिक है अपना ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपन इसको इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले अपन ये पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसमें अपन ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ का इसका मीनिंग सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है कि एक एप्पल गिरा न्यूटन के सर पर और ग्रेविटेशन की डिस्कवरी होगी। इसका हिस्ट्री बहुत है। स्टार्टिंग में कोपरनिकस ने प्रयास किए, फिर इसकी जस्ट अपोजिट थ्योरी गैलीलियो ने दी, गैलीलियो के बाद टाइको ब्राहे ने दी, फिर इसने केपलर्स ने इसके ऑर्बिटल थ्योरीज को, एम्पेरिकल थ्योरीज को बताया और इस तरह से इसका प्रोग्रेसिव यानी 200 ईयर्स से ज़्यादा इसमें समय लगा। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, उनकी जो हार्डवर्क का जो रिजल्ट था वो अपने को मिल रहा है। तो आप लोग इसमें फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ की जो बात आएगी वो क्या है, देखो यूनिवर्सल लॉ इट मीन्स इन यूनिवर्स each particle attracts another particle. This is universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में प्रत्येक पार्टिकल, ईच पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन जनरल परसेप्शन बन जाता है कि नहीं अर्थ सबको अट्रैक्ट कर रही है, नहीं, इन यूनिवर्स एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल। और यहां पर जो इसका नेचर है अट्रैक्शन का ही है, ग्रेविटेशन का। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पढ़ते हैं, यहां पे सिर्फ कैसा रहेगा, ग्रेविटेशन का रहेगा। अब यदि अट्रैक्शन बाय अर्थ, ये जो वर्ड आता है अट्रैक्शन बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन यूनिवर्स के लिए यूज होगा। ग्रेविटी वर्ड जब यूज करेंगे तो हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, अर्थ के लिए यूज करेंगे। क्लियर। और अब मैं लॉ पर आता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ का स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स between
between two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. Gravitational force between two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, सपोज टू पार्टिकल्स m1 and m2, distance between two particles is r. Then according to Newton's law, F direct proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance. और यहाँ पर हम कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी न्यूटन्स लॉ के लिए। और हेयर G इज ए कांस्टेंट जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल बिकॉज G की जो वैल्यू रहेगी ये विल बी कांस्टेंट इन ईच मीडियम 6.67 इंटू 10 की पावर -11। G इक्वल टू देखो F इंटू आर स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगी F इंटू आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 यानी किलोग्राम स्क्वायर, है ना। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लो। न्यूटन का मतलब m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2 और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इट मीन्स m2। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया भाई, इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास m-1 L3 T-2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डजंट डिपेंड शेप साइज एंड मीडियम, किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये पूरे यूनिवर्स में समान रूप से लागू रहता है। जो वैल्यू ऑफ G थी, वैल्यू ऑफ G ये कहां से आई, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किसने दी थी ये, हेनरी कैवेंडिश ने। डिटरमाइन बाय हेनरी कैवेंडिश by the help of torsion balance experiment। जो G की वैल्यू ये कैसी है, एक्सपेरिमेंटल है। किसने फाइंड किया था, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। और किस एक्सपेरिमेंट से, टॉर्सन बैलेंस। इसने इस तरह से एक बैलेंस ली, उस पर 4 बॉडीज लटका के और एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। अपने को एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है और इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके मजे करो आप, तो एक्सपेरिमेंट में तो ये खप गए लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखें कि जो फोर्स है F, ये कैसा है, इट इज ए वेक्टर। तो अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई, वेक्टर फॉर्म हम लेंगे F इक्वल टू वेक्टर F G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of force। r cap is unit vector in direction of force। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ कई बार 1 2 1 2 लिखा है, उनमें आए अभी, तो ये 1 2 या 2 1 का क्या चक्कर है। देखो 1 2 और 2 1 मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है कि देखो हमें ये मिला F1 और r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पार्टिकल है m2,
यदि मैं बात करूं, क्या बात करूं भाई, देखो क्या लैंग्वेज ले रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज ले रहा हूं, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू पार्टिकल M2। तो M1 पर कितना फोर्स लगेगा, M1 को M2 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फोर्स किस पर लगा, 1 पर, ड्यू टू M2, ये हो गया 1 2। डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम 1 to 2, तो इसको लेंगे 1 2 वेक्टर। समझ में आई बात। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा F12 इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, लेकिन यहां पे लिख दूंगा 1 2। क्लियर। अब यही लैंग्वेज मुझे क्या मिल जाए, ये लैंग्वेज मिले मुझे फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। आप समझ गए होंगे कि अपन जब बात करेंगे इस पर, तो देखो M2 पर फोर्स कौन लगाएगा, M1 लगाएगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू 1, डायरेक्शन फ्रॉम 2 1, ये डायरेक्शन होगी। तो अब देखो मैं जब ये लिखूंगा F21, तो वापस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, लेकिन अब ये कैसा हो गया 2 1, डायरेक्शन कैसी है इसकी, इसके अपोजिट है भाई, इसके कैसी है, अपोजिट है। तो देखो यहां पर हमें एक चीज क्लियर होगी कि ये भी कैसा है, इन नेचर कैसा है, पेयर नेचर है। जितना M1 पर M2 फोर्स लगाएगा उतना ही M1 भी M2 पर फोर्स लगाएगा। और मैथमेटिकली भी यहां पे अपने को पता पड़ रहा है कि R1 एंड R21 R12 एंड R21 आर यूनिट वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप, इक्वल एंड अपोजिट है। thus हम क्या लिख सकते हैं भाई, F12 इक्वल टू माइनस F21। इट मीन्स यहां से क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशन लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ किसका ओबे करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, फोर्स इक्वल और कैसे है, अपोजिट। ईच एक्शन है अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये हमें किसने दे दिया, न्यूटन का फॉर्मूला निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको कुछ और चीजें भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मजबूत करने के लिए आप कुछ एक खास पॉइंट नोट कर लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप कुछ खास पॉइंट्स यहां पे नोट कर लो। खास पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स नोट कर लो भाई। स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या है, देखो नंबर एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लो। एक तो इट इज गिवन फॉर पॉइंट masses. Newton's law of gravitation is given for point masses, but it can be applied for symmetrical spherical bodies। देखो क्या कह रहे हैं, इट इज गिवन फॉर पॉइंट मासेस, ये है सिर्फ पॉइंट मास। हम ये पॉइंट जो ले रहे हैं ये M1 ले रहे हैं, ये पॉइंट मास जो ले रहे हैं ये M2, यानी जिनकी साइज नेग्लिजिबल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस R ले रहे हैं। इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स जब लिखते हैं तो हम लिख देते हैं G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। लेकिन यही हमें यदि स्फेरिकल दे दिया जाए जिनके खुद के अपने रेडियस हैं, जैसे R1 और R2 इनके रेडियस हैं भाई, ये R1 और R2, तो हम इनका यदि सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी सेंटर ऑफ मास को से डिस्टेंस लेंगे R, और इसमें भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर अप्लाई कर सकते हैं M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो सिमेट्रिकल के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। बट यदि बॉडी इस तरह से हमें गिवन है, देखो ये कोई M1 है, ये कोई M2 है, तो यहां हम अब R ये लें, है ना, या फिर यहां से लें,
तो इट मीन्स आर यहाँ पे क्या है, अननोन है। तो यहाँ हम Gm1 m2 अपॉन कोई आर स्क्वायर लेते हैं तो ये एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल नहीं आएगा, कुछ एरर होगा, क्योंकि न्यूटन ने जो दिया है लो वो किसके लिए दिया है, ओनली फॉर पॉइंट मासेस के लिए दिया हुआ है। तो ये तो पोजिशन है, और स्फेरिकल के लिए भी, लेकिन इस तरह की बॉडीज होंगी जो सिमेट्रिक नहीं है उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अब देखो इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं। इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स, मीनिंग नहीं पता होता। आज मैं इसकी फील दिलाऊंगा आपको, इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन बाद में। इट इज ए सेंट्रल फोर्स दैट इज it obey inverse square law of distance, इट मीन्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करता है। ऐसे सारे फोर्स जो 1/r² के प्रोपोर्शनल टू होते हैं वो सभी क्या है, सेंट्रल फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशनल रहे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक रहे, चाहे मैग्नेटिक फोर्स रहे, जो 1/r² का ओबे करते हैं वो कैसे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। और डायरेक्शन इनकी जो होती है हमेशा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is always along line joining of the centers of two particles, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग रहेगी। सेंट्रल फोर्स को जो इसके सेंटर्स को जो जोड़ने वाली लाइन है उसके अलोंग रहेगी। ठीक है। और अभी अपन ने पढ़ ही लिया कि ये जो है किसका ओबे करता है, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ का ओबे करता है। फॉर n particles we can apply superposition law of forces, superposition law of forces। सुपरपोजिशन लॉ क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है जिसमें कोई m1 है, कोई m2 है, कोई m3 है, कोई mn पार्टिकल है। और यहाँ यदि हमें बात करनी है कि कोई m नोट पर नेट फोर्स, तो हम ड्यू टू दिस वन, इस तरह से नेट फोर्स जो रहेगा इस पर नेट फोर्स की बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। ये इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। तो हम क्योंकि न्यूटन्स लॉ टू पार्टिकल्स के लिए तो हम इंडिविजुअल फोर्सेस करेंगे और उनका क्या करेंगे, वेक्टर सम। और वेक्टर सम का मतलब एल्जेब्रिक सम नहीं करेंगे। जैसे अपने पास F1 एंड F2 फोर्सेस हैं और ये किसी एंगल थीटा पर लग रहा है, जैसे ये कोई पार्टिकल है m, यहाँ इस पर कोई फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ कोई फोर्स लग रहा है F2, एंगल है थीटा। तो जो नेट फोर्स हम लेंगे तो नेट फोर्स जो इनका आएगा वो क्या रहेगा, नेट फोर्स लेंगे हम अंडर रूट इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, इससे लेंगे भाई। और कहीं पर इफ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F हो तो इस केस में अपने को देखो ध्यान रखना कि नेट फोर्स की जब बात आएगी तो यदि हमें थीटा इक्वल टू 90 मिला है तो थीटा इक्वल टू 90 मिला तो देखो ये F और ये F, तो आप यहाँ रखो देखो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर कोस 90। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा भाई, √2F। यदि थीटा इक्वल टू हमें 60 मिला है, थीटा इक्वल टू 60 तो यहाँ 60 रखना और यहाँ पर जो थीटा 60 रखेंगे अपने पास, जैसे ये F है और ये F है और इनके बीच एंगल अपने पास 60 है
तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा √3F। बाय द वे थीटा इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। इस तरह से हमें ये एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री ये फोर्स है। तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो इक्वल टू F ही आएगा। तो ये आप इसमें रख के नेट फोर्स फाइंड कर सकते हो। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। यहां पर जैसे इन जनरल अपने को पूछे, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्वेश्चन पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two particles is proportional to ऑप्शन हमें मिले 1/r, 1/r², 1/r4, r², इस तरह से मिले हमें। तो आप कौन सा आंसर दोगे सर? निश्चित रूप से ये देंगे। ऐसे रटा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा फॉर गिवन बॉडीज, गिवन आइडेंटिकल बॉडीज। हमें दो बॉडीज दी हुई, आइडेंटिकल का मतलब इनका रेडियस जो है ये भी सेम है, इनका रेडियस भी सेम है और इनका मास भी सेम है, और ये एक दूसरे को टच करती हुई रखी हुई हैं। ठीक है, इन एक दूसरे को टच करती हुई रखी हुई हैं। अब यहाँ हमें पूछता है यही क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, और फिर हमें इस तरह के आंसर दे देता है वही कि r², सेकेंड ऑप्शन दे दिया 1/r², थर्ड ऑप्शन दे दिया r4, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया, इसमें अपन ने कैपिटल R लिया है ना, एक मिनट, तो मैं इसको कैपिटल R ले लेता हूँ। कैपिटल R लिया हुआ है तो मैं कैपिटल R ले लेता हूँ। कि हमें ऑप्शन क्या दे दिया भाई? पहला ऑप्शन दे दिया फर्स्ट 1/r², सेकेंड ऑप्शन दे दिया r², थर्ड ऑप्शन दे दिया 1/r4, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया मैं r⁴। अब कौन सा राइट है? तो अब भी बच्चे जल्दबाजी में ये करते हैं कि सर ये r, और इट मीन्स F इक्वल टू हम करेंगे, यदि आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो G m1 m2 अपॉन r², 2r², इट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू, वापस क्या आ गया? r²। लेकिन ये क्या हो गया? गलत हो गया। यदि अपने को ये रेडियस गिवन है तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपने सही लिखा है कि G m1 m2 अपॉन r², तो ये तो आपने सही लिखा है। लेकिन जब रेडियस गिवन है तो मास को भी तो रेडियस में कन्वर्ट करो ना। कैसे करोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो देखो G वॉल्यूम कितना है? 4/3πr³ इंटू रो, फिर m2 4/3πr³ रो अपॉन 4, ये कितना हो गया? r²। तो यहां से देखो F प्रोपोर्शनल टू r⁶ अपॉन r², इट मीन्स क्या बचा अपने पास? r⁴। तो राइट आंसर कौन सा आया? फोर्थ इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में रट के आंसर नहीं देने हैं, यहाँ पे ही है। ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं अपने इस तरह के, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं। देखो हमें एक क्वेश्चन क्या मिला, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई, ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, यहां ये अपने को एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक इसी प्लेन में, यहां भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनके मासेज जो हमें दे रखे हैं, यहां अपने को इसका मास दिया m और इसका मास दिया
2m। इसकी जो लेंथ हमें गिवन है, ये लेंथ दे दी l, और इसकी लेंथ गिवन जो हमें है ये दे दी 2l। दोनों ब्लॉक की इसकी l है, इसकी 2l है ना। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। जो ये डिस्टेंस हमें गिवन है ये दिया l/2। अब यहां पूछ रहे हैं हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट हमें पूछा जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड पूछा जा सकता है नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉडी A एंड B, M एंड 2M। तो अब यहां भी जल्दबाजी में यदि आपने किया कि F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R², तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। तो फिर कैसे करेंगे कि यहां आप ध्यान दोगे, यहां एक और पॉइंट सामने आएगा कि यहां इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये आप नोट करोगे। इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा भाई? यहां पे l/2 पर मिलेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां ये भी l/2 पर मिलेगा। तो इनके जो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है ये हमें क्या दी हुई है? देखो ये जो लेंथ मिलेगी हमें यहां से, ये मिली है l/2, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है l, तो इसके सेंटर ऑफ मास की हमें मिल गई l। क्लियर? तो अब यहां बात जो अपन पढ़ रहे थे, मैं कह रहा था फील दिलाऊंगा कि ये कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। तो आप डायरेक्शन ये थोड़ी है, इनके सेंटर ऑफ मास जो है, यह है सेंटर ऑफ मास, तो यह है सेंटर ऑफ मास, तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो तो इसके अलोंग रहेगी। यानी वो पार्टिकल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स यहां नहीं लग रहा है, यहां लग रहा है। तो हमें डिस्टेंस तो कौन सी चाहिएगी फिर? ये डिस्टेंस हमें r ये फाइंड करनी पड़ेगी। r कैसे फाइंड करेंगे? देखो r फाइंड कर लेते हैं। ये लेंथ तो हमें कितनी मिल गई? l/2 मिल गई। और देखो ये टोटल l है, तो ये भी कितनी मिल गई? l/2। तो r इक्वल टू कितनी मिल गई भाई अपने को? √l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, और ये आ गई l/√2। और फोर्स आ गया अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया G m1 m2 अपॉन r²। तो r² का मतलब l/√2 का स्क्वायर। तो अब आप निकाल लोगे। तो यहां ध्यान दिया कि हमें देखो लेंथ कौन सी, ये नहीं लेनी थी, ये लेंथ लेनी है। बात करें अपन नॉर्मल रिएक्शन की, देखो इन पार्टिकल्स पर नॉर्मल रिएक्शन की, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसको क्लियर सा मैं इधर ले लेता हूं। देखो ये अपने पास, एक मिनट, देखो ये एक ब्लॉक है अपने पास, और यहां ये दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन हमें देखना है इनका। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन देखो यहां पर ये सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये सरफेस हो गई। यह मैं बात करूंगा तो इनके सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, ये इनके सेंटर ऑफ मास है। इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका तो कितना था? l/2 पर था और इसका l पर था। तो इन पर देखो जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है इस पर फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी इधर लग रहा है, ये स्थिति है। तो यहां फोर्स पे देखो mg में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, mg तो ये अपने पास ये लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लग गया। तो अब यहां देखो अपने पास जो स्थिति है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये f है, तो देखो इधर कितना लगा? f cos थीटा। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, ये कितना लगा भाई? f sin थीटा। तो यहां इस ब्लॉक पर तो देखो स्थिति क्या है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये नीचे की ओर। तो आप समझ गए होगे यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है देखो n प्लस f साइन थीटा लग रहा है ऊपर की ओर, इक्वल टू mg लग रहा है नीचे की ओर, और n इक्वल टू हो गया mg माइनस f साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन इट मीन्स इस केस में n
लेस देन कैसा हो गया mg, n इक्वल टू mg नहीं लेना है इस केस में, क्योंकि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग गया। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्टिव माना जाए तो ये स्थिति रहेगी। और मैं इसकी बात करूं तो देखो ये वापस ये mg, तो इसका मास 2m है, तो हमने क्या ले लिया 2mg। नॉर्मल रिएक्शन ये अपने पास n हो गया, तो इसका ओरिजेंटल देखो ये थीटा हो गया, इधर इसका f कोस थीटा हो गया, तो यहाँ इस डायरेक्शन में हो गया f साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों साथ हो गए, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू 2mg प्लस क्या हो रहा है f साइन थीटा। तो यहाँ पता पड़ा कि n ग्रेटर देन 2mg इसके वेट से कैसा है ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसका नॉर्मल रिएक्शन भी देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन करने हैं। एक और मैं आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो हमें क्वेश्चन मिला यहां पे, क्या सपोज ये m1 है जिसका वेट यहां पे हमें दिया हुआ है 5 kg। यहां कोई दूसरा ब्लॉक है, इसका वेट हमें दिया हुआ है 2 kg और ये प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं। इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं, इट मीन्स v1 इक्वल टू v2 कैसे है रेस्ट पर है इनफाइनाइट पर। v1 v2 रेस्ट पर रहेंगे, तो ये क्वेश्चन है। अब क्या करें इनफाइनाइट पर है। अब सपोज ये दोनों क्या आ रहे हैं पास आ रहे हैं, ये दोनों पास आ रहे हैं। 5 kg वाला ब्लॉक पास आने पर ड्यू टू ग्रेविटेशन 4 मीटर पर सेकेंड से पास आ रहा है, और ये अपने पास 2 kg वाला ब्लॉक था, इसका स्पीड का हमें पता नहीं है, v हमें फाइंड करनी है कि इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 kg मास का स्पीड क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे इनको, ध्यान रखना कि जब इनिशियली रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी कैसा रहेगा इनका रेस्ट में रहेगा। पहले भी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है, बाद में भी, यानी सेंटर ऑफ मास जब नेट फोर्सेज अपने पास जीरो रहेंगे, क्योंकि इसका फोर्स जो इस पर लगेगा यहाँ पे जितना ये लगेगा उतना है, तो इंटरनल फोर्सेज, तो जब नेट फोर्स जीरो रहेंगे तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का भी क्या रहेगा जीरो रहेगा। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपन जीरो लेंगे तो फिर मेरे पास क्या आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो, और मुझे v2 फाइंड करना है। तो देखो m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 और v2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस m1 v1 अपॉन m2। m1 हमें दिया हुआ था 5 kg, v1 हमें दिया हुआ था 4 और m2 मुझे दिया हुआ था 2 kg। तो देखो v2 इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट पार्टिकल है, इसकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में कैसा जा रहा है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। चलो एक देखो ये VCO और क्लियर करता हूं मैं आपका कि मुझे ये पार्टिकल मिले भाई m1 और m2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, m1 को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और m1 अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है f1 इक्वल टू माइनस f2, बी ऑप्शन दिया हुआ है नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है a1 इक्वल टू माइनस 82, फोर्थ दिया हुआ है ACM इक्वल टू जीरो, फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ अपने, हाँ चलो 1 2 3 4, फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें VCM इक्वल टू जीरो, सिक्स्थ ऑप्शन दिया हुआ है VCM इक्वल टू कांस्टेंट, सेवन ऑप्शन दिया हुआ है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास से, एट्थ ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ये इनमें से अपन चेक कर लो। तो ये जो दिए हुए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, सारी चीजें लगभग इनमें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या क्या दिया हुआ है भाई अपने को, फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्या, देखो ये अभी अपन ने पढ़ा था कि जितना 1 पर
2 फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पर फोर्स लगाएगा। ये किसका? ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, अभी अपन ने प्रूव किया था कि नहीं? तो ये इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो दिस वन इज राइट। जो अपने पास ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। फिर अपन बात करें नेट फोर्स, तो देखो ये हमेशा इक्वल और अपोजिट रहेंगे, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0, ये भी राइट है। और अपन बात करें A1 इक्वल टू और अपोजिट की इनके मासेस, तो A1 देखो क्या होगा? A1 रहेगा जो इस पर फोर्स लग रहा है F2 अपॉन M1, ये रहेगा भाई। A1 जो रहेगा अपने पास क्या रहेगा? F2 अपॉन M1। तो देखो F2 कितना रहेगा? G M1 M2 अपॉन इनकी डिस्टेंस R स्क्वायर मान लें, तो ये हुआ अपने पास M1। तो देखो ये M1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया अपने पास G M2 अपॉन R स्क्वायर। A1 जो रहेगा तो देखो ये F1 अपॉन क्या रहेगा भाई? M2। A2 की बात करूंगा तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? F1 M2। तो फिर मेरे पास G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू M2। तो देखो यहाँ पे क्या आया? G M1 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो दोनों पर एक्सेलरेशन कैसा है? अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी कैसा है? अलग अलग, क्योंकि A प्रोपोर्शनल टू कैसा होता है? M। मासेस डिफरेंट है तो ये इक्वल नहीं हो सकता, समझ गए होगे। और ये इक्वल नहीं हो सकता। फिर अपन बात करें ACM की, तो ACM देखो क्या होता है? ACM अपन निकालें तो देखो MACM, ये अपन ने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स के इक्वल होता है। और जब नेट फोर्स 0 करेंगे तो देखो MACM इक्वल टू अपने पास क्या आएगा? 0, और ACM कैसा आएगा? 0। तो अपने पास थर्ड आंसर यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? 0। VCM, जब ACM 0 रहेगा तो VCM कैसा रहेगा? VCM कांस्टेंट रहेगा। मे भी 0, अब भी 0, बाद में भी 0 हो सकता है। 0 भी यदि तीनों कंडीशन में रहे तो हम कांस्टेंट, लेकिन यहां पर ये मे भी ऐसा रहेगा कैसा? कांस्टेंट। तो इसको हम सही नहीं ले सकते। VCM इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात सही है। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0। अभी जब M1 और M2 के मासेस अलग हैं और ये फोर्स नेट फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, तो 0 कैसे हो सकता है? तो इस तरह से आपको ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अपन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपका वाई सर मीन्स फिजिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।